नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के रॉकेट फोर्स के बारे में, और थोड़ा सा डिटेल प्रेजेंटेशन है, बट आई विल ट्राई टू को एंगेज यू और आपको सब कुछ बताने की कोशिश होगा विद इन 10 मिनट्स। यूजुअली मैं देखता हूँ मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, बट आई एम ट्राइंग कि इनको 10 to 15 मिनट्स में रैप अप किया जा सके। वो छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, और जो प्राइमरी फोकस रहेगा इस कंपैरिजन का या फिर एक इस एनालिसिस का, वो हम देखेंगे कि क्या बेसिस है इस रॉकेट फोर्स को बनाने का, कहाँ हमें क्यों अभी तक ये नहीं बन पाया है, और कहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है। और ये भी हम कंपेयर करेंगे कि भारत के और चाइनीज़ रॉकेट फोर्स में बेसिकली कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और उनमें किस तरीके की हम में और उनमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस है। पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस है। बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज के हम प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। तो अगर हम ये समझें कि क्या ये नया कॉन्सेप्ट है, क्या इस तरीके का जो रॉकेट फोर्स है वो क्या नया कॉन्सेप्ट है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिस्टोरिकली काफ़ी सारे नेशंस के और इवन भारत के अपने रॉकेट फोर्सेस रहे हैं, और इसलिए इस जो प्रेजेंटेशन को हम नाम देंगे वो है कि एक तरीके से एक न्यू एज, हमारा हमारा जो वॉरफेयर है वो एक न्यू एज की तरफ जाता है। बट जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक डायलेमास है, वो हम इस प्रेजेंटेशन के दौरान समझेंगे। तो जो हमारा पॉस्चरिंग है इस रॉकेट फोर्स की वजह से वो काफ़ी चेंज होगा। डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स हमारी ओवरऑल पॉस्चरिंग को चेंज करेगा, इन द सेंस कि एक तरीके से हम थोड़ा सा और ज़्यादा ऑफेंसिव पॉस्चर की तरफ जा रहे हैं, रादर दैन कि हम जो अभी तक दिखाते हैं कि एक स्टेटस को मेंटेन करने वाली कंट्री। बट एक जो हम डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स का जो हम हिस्ट्री समझेंगे, तो भारत में काफ़ी समय से ये देखने में मिला है। अगर हम लेटेस्ट एग्जाम मतलब हिस्टोरिकली अगर 1800 अप टू 1800s की बात करें, तो टीपू सुल्तान के टाइम पे उनका जो वॉर हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो एंग्लो मैसूर वॉर जिसे कहते हैं, उस टाइम पे टीपू सुल्तान की आर्मी ने रॉकेट्स यूज़ किया था। सो इट वाज काइंड ऑफ ए रॉकेट फोर्स। बट उसके अलावा भी एक तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ में इन तरीके हिस्टोरिकली रॉकेट्स का यूज़ किया गया है। बट जो हमारे इस एग्जांपल को देने का जो ये मतलब है, वो ये मतलब है कि भारत के लिए भी ये कोई नया यानी कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इन द सेंस कि हिस्टोरिकली भारत में भी इस तरीके की इस कॉन्सेप्ट को मिलिट्री हिस्ट्री में देखने को मिला है। अगर हम देखें कि रिसेंट वॉर्स में जो हमारे हमने देखा है कि यूरोप में और सेंट्रल एशिया में जो हुई है, या फिर वेस्टर्न एशिया में जो हुई है, वहाँ पे भी रॉकेट्स का काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार यूज़ हुआ है। जो आपका मोर और लेस जो एयर पावर है वो कॉन्फ्लिक्ट्स के शुरुआती दिनों में ज़्यादा यूज़ होता है, बट जो सस्टेन्ड कैंपेन्स होते हैं वो रॉकेट्स, मिसाइल्स और आपके ग्राउंड ट्रूप्स, इन्फेंट्री और आपके आर्मर्ड कॉलम्स के थ्रू लड़े जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट जो है रॉकेट फोर्स रहे। तो हमारा जो प्रिंसिपल एडवर्सरी है वो चाइना है। चाइना अपने रॉकेट फोर्स को चाइना का रॉकेट फोर्स जो है PLARF के नाम से जाना जाता है, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स। और अगर हम हमारे बेसिक कंपैरिजन करें भारत के और PLARF के रॉकेट फोर्स में, तो एक जो मेजर डिफरेंस है, ये जो असिमेट्री है, वो एक तरीके से क्वांटिटी की असिमेट्री है। बट अगर हम देखेंगे आगे चल के कि वो क्वालिटी का असिमेट्री है, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमको कुछ इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन है देखने को मिलेगी। तो उनमें से कुछ उनकी रॉकेट फोर्स में कुछ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम्स फिलहाल जो DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है और DF-26 हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो मोर और लेस हमारे हम हमारा पूरा देश उसकी उसमें आता है, रेंज में आता है। डॉक्ट्रिन वाइज उनका जो डॉक्ट्रिन है वो इतने बड़े रॉकेट फोर्स का इट इज़ मोर और लेस फोकस्ड कि एक तरीके से एक बहुत ही सैचुरेटिंग इन्वेड जो जो इन्वेजन होगा वो इन्वेड ही करते हैं, तो इन्वेजन जो होगा वो एक सैचुरेटिंग अटैक के थ्रू होगा, और वो पूरी फ्रंट लाइन जो एनिमी की फ्रंट लाइन है इस केस में हम तो उसको पूरा सैचुरेट कर देंगे अपने रॉकेट्स और एक रॉकेट्स और मिसाइल्स के द्वारा। एंड दैट इज़ हाउ दे सी द यूज़ ऑफ देयर रॉकेट फोर्सेस। तो अगर हम आगे बढ़े तो उनके जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है वो है DF-11, DF-15, DF-16 जो कि SRBMs है। उसके बाद उनके MRBM आते हैं, DF-17 जो कि एक तरीके से हाइपरसोनिक सिस्टम है, DF-21, DF-26, उसके बाद अगेन DF-27 जो है वो एक हाइपरसोनिक सिस्टम है, DF-31, DF-5 जो ICBMs है, DF-41 भी ICBMs है, और GLCM भी आपका ICBM है। इनमें से कुछ सिस्टम्स में आपके मल्टीपल इंटीग्रेटेड मतलब मल्टीपल लॉन्च मल्टीपल वॉरहेड्स रहते हैं। सो
तो काफ़ी पोर्टेंट सिस्टम है। वहीं पे अगर भारत की बात करें तो वो भी आपकी पोर्टेंट सिस्टम है, चाहे वो पृथ्वी 2 हो। इस लिस्ट में आप आज की तारीख में हम पिनाका भी इंक्लूड कर सकते हैं। पिनाका के जो रिसेंट सिस्टम जो गाइडेड वर्जन्स है उन्हें हम एक तरीके से सूडो मिसाइल्स भी कह सकते हैं, वो रॉकेट रहे नहीं है एग्जैक्टली। सो एक तो पिनाका, पृथ्वी 2, प्रलय, अग्नि 1 जो कि आपके SRBM और MRBM में कैटेगरी में आ जाते हैं, अप टू अग्नि 2 से लेकर अग्नि 4 MRBM और IRBM। फिर अग्नि 5 इज़ एन ICBM, K-15 और K-4 जो K-4 का जो रिसेंट टेस्ट हुआ, अगेन इट्स एन ICB कह सकते हैं, सबमरीन लॉन्च्ड ICBM। और K-15 जो है आपका इज़ मोस्ट ऑफ ए स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल। उसके अलावा जो हमारे ब्रह्मोस और निर्भय है वो हमारे क्रूज़ मिसाइल के सिस्टम में है। क्रूज़ मिसाइल के मामले में उनके पास CJ-10 क्रूज़ मिसाइल है, और वहीं पे हमारे पास एक ब्रह्मोस नाम का एक ब्रह्मास्त्र है, और शौर्य भी एक तरीके का हाइपरसोनिक सिस्टम है। तो अगर हम बात करें कि क्वालिटी वाइज हम देखेंगे कि हमारी सिस्टम्स की जो क्वालिटी है टेक्नोलॉजी वाइज, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम उनसे पीछे हैं। बट जो हमारी जो फिलहाल इशू है वो क्वांटिटी का है, और इसलिए इसको दो तरीके से फिक्स किया जा सकता है। पहला है कि ऑब्वियसली पूरी इंडस्ट्री को रैंप अप किया जाए एंड बड़े ऑर्डर्स दिए जाए, और सेकंड है कि अभी फ़िलहाल जो भी है और जितना भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स के थ्रू आ रहा है उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए और उसको इफेक्टिवली यूज़ किया जाए। और वो तभी हो सकता है जब तीनों फोर्सेस को हम प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करें। पहले तो हमने इनिशियल लेवल शुरू किया था, वो CDS के थ्रू किया था, बट इनकी ऑपरेशंस को भी प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया जाए तो वो इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के थ्रू होगा। पाकिस्तान को लेके मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस है वो मोर देन इनफ है। तो जो कोर्स फोकस है, यहाँ से हम ये बात समझेंगे कि जो डॉक्ट्रिन लेवल पे जो ये प्रपोज हुआ था शुरुआती दिनों में, वो थोड़ा सा अब रिफाइन होता होता हमको एक प्रॉपर कैसा दिखेगा रॉकेट फोर्स वो समझ में आने लगा है। तो श्री जनरल बिपिन रावत ने, जो हमारे CDS थे, उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट था उसको एक क्लियर डिमार्केशन बताया था कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड से बहुत ही डिफरेंट होगा। और जो आते आते हमारे अभी फ़िलहाल के जनरल मनोज पांडे जी है, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा और शिफ्ट किया है, और हमको एक क्लियर पिक्चर देखने को मिल रही है कि जो हमारा रॉकेट फोर्स होगा वो ना सिर्फ एक डेटरेंस हो, एक काइंड ऑफ रिटेलिएशन की तरह यूज़ नहीं होगा, बट इट विल बी मोर ऑफ अ डेटरेंस कि हम ज़रूरत पड़ने पे या फिर प्रीएम्प्टिवली भी एक इतना बड़ा पंच दे सकते हैं कि एक काइंड ऑफ फ्यूचर, हमारे एनिमी के फ्यूचर मिस एडवेंचर्स के लिए ये काफ़ी एक बड़ा सरदर्द बन जाएगा। तो इसलिए हम अगर यहाँ के हायरार्की को समझेंगे तो हम यहाँ पे एक क्लियर डिमार्केशन देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्सेस कमांड को डिफरेंट रखा जाएगा। उसका एक कारण ये है कि इट इज़ टू शो द वर्ल्ड कि हम क्लियरली न्यूक्लियर एस्केलेशंस को डिमार्केट करते हैं कि जब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंगेज करेगी देन इट इज़ अ न्यूक्लियर एस्केलेशन। जब इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्सेस कमांड एंगेज करेगी देन इट्स अ कन्वेंशनल एंगेजमेंट। सो अगर हम एक नया सिस्टम जो अभी आने वाला है वो है हमारा प्रलय सिस्टम, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, उसके ऑर्डर्स आने बाकी है। काफ़ी पोटेंट सिस्टम है, सॉलिड फ्यूल बेस्ड सिस्टम है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये कुछ हद तक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको इवेट कर सकता है, एंड काइंड ऑफ अ बंकर बस्टिंग सिस्टम भी है। तो अपने आप में काफ़ी प्रॉमिसिंग सिस्टम है, 500 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। अनदर गुड एडिशन टू द एग्जिस्टिंग आर्सेनल। उसके अलावा नीडलेस टू से ब्रह्मोस इज नाउ वेरी पोटेंट एंड बैटल टेस्टेड सोल्यूशन। उसके अलावा जो हमारा क्रूज मिसाइल के मामले में निर्भय का जो सक्सेसर है दैट इज़ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसके कि पिछले साल ही सक्सेसफुल टेस्ट हुए थे, वो भी एक नया एडिशन होने वाला है आने वाले समय में। उसके अलावा जो नया पिनाका सिस्टम है, बोथ जो 120 किलोमीटर वाला है और जो 300 से 400 किलोमीटर की बात चल रही है नए पिनाका सिस्टम्स की, वो भी एक काफ़ी शानदार एडिशंस होने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम समझें कि टाइमलाइन की अगर बात करें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2030 ऑनवर्ड्स हमको एक फुल्ली ऑपरेशनल रॉकेट फोर्स की जो क्रिएशन है वो देखने को मिलेगी। नॉट कि तब तक कंप्लीट हो जाएगी, बट कि वो तब से प्रॉपर्ली चालू होगी, क्योंकि आई थिंक
कि प्रॉब्लम जो है वो मोस्टली प्लेटफॉर्म की नहीं है, वो है हमारे इस पूरे इंस्टीट्यूशन को कैसे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस में इंटीग्रेट किया जाएगा, तो काइंड ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक इशू। उसके अलावा जो एक बड़ा प्रोजेक्ट, जो दो बड़े प्रोजेक्ट्स हाइपरसोनिक्स के मामले में आने वाले हैं, वो है ब्रह्मोस 2 और जो हमारा प्रोजेक्ट विष्णु है। तो इन टर्म्स ऑफ कि कौन कौन से हथियार आने वाले हैं उसको लेके ज़्यादा चिंता नहीं है। चिंता बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेटिक है। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल हर्डल्स हमारे सिर्फ इस हद तक है कि अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम है, हमें और ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ को लाना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इनफ नहीं है कि एक प्रॉपर रॉकेट फोर्स को हम उसको इफेक्टिवली जो चाइना के बराबर है उसको एक कम समय में ला सके। अगर कम समय में हमको चाइना के बराबर या फिर उसका 50-60% भी लाना है, तो हमें उसको हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को काफ़ी तेज़ करना पड़ेगा। और जो इंस्टीट्यूशनल, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन के मामले में है, ब्यूरोक्रेटिक नेचर ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक नेचर का प्रॉब्लम है। सो देर हैज़ टू बी सोल्यूशन फॉर दिस। एक और बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कैसे हम डी मार्केट या फिर दुनिया को ये बताएंगे कि कोई सिस्टम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा लॉन्च किया गया है, कि रॉकेट फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मिटिगेशन स्ट्रेटजी भी सरकार को सोचना पड़ेगा। देन इससे हम एक मिस कैलकुलेशन दोनों साइड से अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सामने वाले को ये लगा कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया है और वो उसको मिस जज करके वो भी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दे, जबकि हमने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च नहीं किया था। तो यहाँ पे हम यही एक छोटा सा समरी देख रहे हैं कि जो भारत का मेजर प्रॉब्लम है फिलहाल, वो ब्यूरोक्रेटिक नेचर का है, पहला। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है काइंड ऑफ कि डिमार्केशन कैसे करें कि कोई जो सिस्टम लॉन्च किया गया है वो दुनिया को कैसे हम कन्वे करेंगे कि ये न्यूक्लियर नेचर का नहीं है, ये कन्वेंशनल नेचर का है। और जब न्यूक्लियर नेचर का होगा तो वो कैसे हम कन्वे करें। वो कन्वे करने की ज़रूरत नहीं है सच, क्योंकि जब फटेगा तो पता चल ही जाएगा। बट वाइल इन द एयर कोई मिसकैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक प्रॉपर सिनेरियो डेवलप करने में हेल्प करी कि हमारा रॉकेट फोर्स फिलहाल किस स्थिति में है। अगर हम छोटे से समरी में बात करें तो प्लेटफॉर्म वाइज हमारे की क्वालिटी ऑफ प्लेटफॉर्म जो हमारे पास अवेलेबल है और जो आने वाले हैं उनको लेके मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। वो काफ़ी बढ़िया सिस्टम्स हैं, एक से एक बढ़ के धुरंधर है। बट जो प्रॉब्लम है वो वही पुरानी प्रॉब्लम है, इट इज़ रिलेटेड टू मोर अबाउट ब्यूरोक्रेसी। और दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है डिमार्केशन की, कि कोई सिस्टम जब लॉन्च होगा तो कैसे हम कोई मिसकैलकुलेशन अवॉइड कर सके, इन द सेंस कि सामने वाले को ये ना लगे कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल नहीं लॉन्च किया है, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया है कि नहीं लॉन्च किया है। उनको ये ना लग जाए कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया है जबकि हमने एक नॉर्मल मिसाइल लॉन्च किया है, और वो जवाबी कार्रवाई में हम पे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दे और फिर हम उन पे हमारे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के नाम पे हम भी उन पे न्यूक्लियर। सो देयर इज़ अ नीड टू एड्रेस दिस चैलेंज ऑफ अवॉइडिंग अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉग ऑफ वॉर। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।